हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर टैरिफ इम्पोज होता है तो प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन पे, कंज्यूमर सरप्लस पे एंड प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं फटाफट ग्राफ को देख के। हम लोग ने ये समझा था कि जब टैरिफ इम्पोज होता है तो जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूस हो जाता है, जो कि इस डायग्राम से क्लियर था कि कंज्यूमर सरप्लस पहले इतना था, अब कंज्यूमर सरप्लस इतना हो गया है, तो ये कंज्यूमर सरप्लस में लॉस हुआ है। प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो पहले इतना था, अब इट हैज़ इंक्रीज, द प्रोड्यूसर सरप्लस हैज़ इंक्रीज। तो प्रोड्यूसर, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है यहाँ पे। विथ द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, पहली बात तो प्राइस बढ़ जाता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, तो वो रेवेन्यू जो है वो ये रेक्टेंगुलर जो है वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है। प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इतने 10 यूनिट से बढ़ गया। डिमांड जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो ऑब्वियसली डिमांड डोमेस्टिकली कम हो जाएगा। इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं, पहले इंपोर्ट्स CB थे, अब इंपोर्ट्स JH हैं, क्योंकि आप टैरिफ किस लिए लगा रहे हो? आप टैरिफ लगा रहे हो इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ये सब हमने कवर किया था। अब हम आगे देखेंगे कि कॉस्ट एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं टैरिफ के। द कंसेप्ट एंड मेजर ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस कैन नाउ बी यूज्ड टू मेजर द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द टैरिफ। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस यूज़ करके हम समझेंगे कि कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है कि रिड्यूस हुआ है, एंड बेनिफिट इंक्रीज़ हुआ है कि रिड्यूस हुआ है, वो देखेंगे। These are shown in figure 8.3. This is your figure, which summarizes and extends the information provided by figure 8.1 and 8.2. Figure 8.3 shows that when nation 2 imposes 100% इम्पोर्ट टैरिफ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हमने स्टार्ट किया था हमने बोला था नेशन 2 जो है वो बहुत स्मॉल है, वो जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में उसको अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ उस नेशन के लिए प्राइस बढ़ेगा। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी X इंक्रीजेज फ्रॉम PX1 to PX2, कंजम्पशन फॉल्स फ्रॉम B से लेके GH तक कंजम्पशन फॉल हो गया, विच इज 70X to 50X GH। ओके फाइन, ये भी हमने समझ लिया। आगे प्रोडक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 20, तो प्रोडक्शन जो है वो इतने से 20 हो गया है। इम्पोर्ट्स डिक्लाइन फ्रॉम CB 60X to JH 30X, तो इम्पोर्ट्स जो है वो 60 है। 1 सेकेंड, मैं ये रिमूव कर देती हूँ। जो इम्पोर्ट्स है वो CB विच इज़ 60X से लेकर अब आफ्टर टैरिफ वो 30X हो गए JH। अगर आपको नहीं पता चल रहा है क्यों ये हुआ है, तो आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले अच्छे से देख लो, तो ही आपको ये समझ में आएगा। And the government of nation 2 collects MJHN, that is $30 in import duties। तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप है वो $30, C जो पार्ट है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू, आफ्टर द टैरिफ गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो। Furthermore, consumer surplus declines by AGHB, which is $60, and the okay, पहले हम ये देख लेते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस AGHB से डिक्लाइन हुआ है कैसे। ये हमने पहले वाले वीडियो में पहले वाले ग्राफ में देखा था कि ये पहले कंज्यूमर सरप्लस था, अब जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ये है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कंज्यूमर सरप्लस में डिक्लाइन आया है, ये पूरा पार्ट कंज्यूमर सरप्लस में डिक्लाइन आया है।
अब हम समझेंगे कि जो कंज्यूमर सरप्लस में डिक्लाइन आया है, यानी जो कंज्यूमर सरप्लस लॉस हुआ है, वो किन किन लोगों को जाता है। एक पार्ट तो आप देख सकते हो, उसमें से ये जो रेक्टेंगुलर शेप है वो जा रहा है गवर्नमेंट रेवेन्यू को। बाकी पार्ट कहाँ पे जा रहा है हम देखेंगे। प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीजेस बाय AGJC $15। तो AGJC ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो ए पार्ट देखो, A प्लस B, ये जो छोटू सा ट्राइंगल है वो, प्लस C प्लस ये ट्राइंगल कंज्यूमर सरप्लस में लॉस हुआ है। कंज्यूमर सरप्लस लॉस। अब उसमें से जो ए पार्ट है, सिर्फ ये जो पार्ट है वो प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हुआ, यानी वो पैसा कंज्यूमर से जाके प्रोड्यूसर्स के पास चला गया है। बी पार्ट जो है वो अभी तक पता नहीं चला है क्या है। सी पार्ट जो है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू है। जो लॉस कंज्यूमर को हो रहा है, अब जो कंज्यूमर ज़्यादा पैसे दे रहा है उसके लिए वो पैसा अब किस किस के पास जा रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस, गवर्नमेंट रेवेन्यू, और ये डी पार्ट और बी पार्ट में जा रहा है। वो देखेंगे क्या है। अगर आपको समझना है ये 15 कैसे कैलकुलेट किया है, ट्रायंगल का फॉर्मूला तो आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज़ ट्रायंगल फॉर्मूला। ये जो है ये ट्रपेजियम है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो ट्रपेजियम का फॉर्मूला क्या है, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इस एरिया, ये एरिया 15 क्यों दिखा रहा है। फिगर 8.3 शोज दैट ऑफ द रिडक्शन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, जो पूरा एरिया है A प्लस B प्लस C प्लस D, जो पूरा $60 है, MJHNC part which is $30 is collected by the government as tariff revenue, वो गवर्नमेंट को जा रहा है। AGJC A पार्ट जो है $15 वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को जा रहा है, ऑफ कमोडिटी एक्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्रोड्यूसर सरप्लस और रेंट। कैसे? क्योंकि उनका प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ चुका है तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कंज्यूमर से। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक से लेके दूसरे को दे दो, एक तरह का रीडिस्ट्रीब्यूशन। आप टैक्सेस को भी समझ सकते हो, गवर्नमेंट टैक्सेस हायर इनकम लोगों से लेकर सब्सिडी या कुछ स्कीम के थ्रू पुअर पीपल को देता है, तो एक से लेकर दूसरे को देना, दैट इज़ अ काइंड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन दैट यू आर डूइंग। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस से लेकर प्रोड्यूसर को देना रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। वाइल रिमेनिंग 15 कौन सा, रिमेनिंग 15 कौन सा, ये ट्राइंगल विच इज़ 5 एंड दिस ट्राइंगल विच इज़ 10। ये टोटल 15, द सम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल B एंड D रिप्रेजेंट्स प्रोटेक्शन कॉस्ट और डेड वेट लॉस टू द इकोनॉमी। अब ये क्या है, ये है प्रोटेक्शन कॉस्ट या डेड वेट लॉस इकोनॉमी के लिए। द प्रोडक्शन कंपोनेंट B ऑफ द प्रोटेक्शन कॉस्ट और डेड वेट लॉस अराइजेज बिकॉज, ये जो पार्ट है B, हम देखेंगे, हम समझेंगे कि प्रोटेक्शन कॉस्ट या डेड वेट लॉस होता क्या है। ये जो पार्ट है, ये B पार्ट, ये किसके वजह से अराइज हो रहा है, अराइजेज बिकॉज with the tariff some domestic resources are transferred from the more efficient production of exportable commodity Y to less efficient production of importable commodity X in nation 2। क्यों हुआ है? नेशन 2 जो है वो पहले Y कमोडिटी एक्सपोर्ट करता था और X कमोडिटी इंपोर्ट करता था, यही हमने समझा है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे इंपोर्ट्स जो थे, मैं फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट वाले ग्राफ में दिखाती हूँ। यहाँ पे जो आपका इंपोर्ट्स है वो एक्स कमोडिटी का 60 यूनिट्स है, ज़्यादा है क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहा है। अब जब टैरिफ लग चुका है, प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, जिसके वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज़ कैसे होगा?
इट कैन ओनली हैपन कि आप जब, ऐसा तो नहीं है कि जो सेम लोग प्रोडक्शन पहले 10 यूनिट्स का कर रहे थे वही सेम लोगों को आप बोलोगे दिन रात काम करो और 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। नो, आप लेबर कैपिटल वाई कमोडिटी से एक्स कमोडिटी के इंपोर्ट में ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। तो इस वजह से जो जिसमें आप एफिशिएंट थे, वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में आप एफिशिएंट थे, लेकिन क्योंकि टैरिफ लग गया अब प्राइस इंपोर्ट का बढ़ चुका है और इस वजह से आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप खुद इम्पोर्टेबल कमोडिटी प्रोड्यूस करो ताकि आप प्रॉफिट कमा सको, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ा सको। तो आप वाई, जिसमें आप एफिशिएंट थे, वाई कमोडिटी से आप थोड़े बहुत जो लेबर है, कैपिटल है, इनपुट्स है, रिसोर्सेज है, वो एक्स कमोडिटी में डालोगे। इस वजह से क्या हो रहा है, लेस एफिशिएंट इम्पोर्टेबल कमोडिटी एक्स में आपके रिसोर्सेज जा रहे हैं। द कंजम्पशन, इस वजह से क्या होगा, इतना पार्ट, ये जो पार्ट है वो पार्ट आपका डेड वेट लॉस हो जाएगा। रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज लेस एफिशिएंट वाले आप यहाँ पे ला रहे हो, उसी सेम रिसोर्सेज से आप ज़्यादा वाई प्रोड्यूस कर पाते, लेकिन क्योंकि आपको एक्स प्रोड्यूस करना है तो रिसोर्स में डेड वेट लॉस आ चुका है। द कंजम्पशन कंपोनेंट डी पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन कॉस्ट और डेड वेट लॉस। प्रोटेक्शन कॉस्ट क्यों बोला गया, क्योंकि वो उसके वाई कमोडिटी के कॉस्ट पे यहाँ पे आप लेबर ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्योंकि आप जब लेबर ट्रांसफ़र कर रहे हो वाई से एक्स में तो वाई कमोडिटी आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो, इस वजह से आपका कॉस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ वाई कमोडिटी वो लूज़ हो रहा है। Arises because the tariff artificially increases the price in relation to PY and distorts the pattern of consumption in nation 2। तो जो टैरिफ की वजह से डिमांड कम हो गया है, क्योंकि वो डिमांड कम हो गया है, इतना डेड वेट लॉस है, इतना जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। अगर आप देखो, ये हम समझेंगे कि पहले जो था इतना डिमांड था, ठीक है, उसमें से इतना जो है वो इतना पोर्शन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा था और इतना पोर्शन इंपोर्ट हो रहा था, ठीक है, हमने ये समझ लिया। प्राइस इंक्रीज के वजह से आपका इतना पोर्शन डिमांड है, ठीक है। अब सप्लाई कितना हो रहा है, इतना पोर्शन सप्लाई हो रहा है, जिसमें से जो वाई कमोडिटी आप गिव अप कर रहे हो वो कॉस्ट इतना है और इतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू जा रहा है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो जो अब प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, अब कंज्यूम नहीं हो रहा है, टैरिफ इंक्रीज करने के वजह से ये प्रोडक्शन पे के टर्म्स में कॉस्ट है, यानी वाई कमोडिटी जो गिव अप कर रहे हो, और टैरिफ इंक्रीज होने के वजह से कंजम्पशन जो रिड्यूस हुआ है वो एक तरीके का डेड वेट लॉस है। Thus, tariff redistributes income from domestic consumer who pay a higher price for the commodity to domestic producer of the commodity who receive the higher price and from the nation's abundant factor। तो टैरिफ क्या कर रहा है, पहली चीज़ तो टैरिफ के वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का। कंज्यूमर सरप्लस जो कंज्यूमर हायर पे कर रहा है वो थोड़ा अमाउंट कंज्यूमर सरप्लस से प्रोड्यूसर सरप्लस को जा रहा है। दूसरा, फैक्टर्स फ्रॉम द नेशंस अबंडेंट फैक्टर, एक्सपोर्टेबल कमोडिटी जो वो प्रोड्यूस कर रहा था
टू नेशन स्केर्स फैक्टर दैट इज़ इम्पोर्टेबल कमोडिटी। इसका मतलब है थोड़ा टैरिफ जो है वो अबंडेंट फैक्टर को ना जाके स्केर्स फैक्टर को जा रहा है, जो कि यूज़ हो रहा है इम्पोर्टेबल कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। दिस लीड्स टू इनएफिशिएंसी यानी वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। वो जितना एफिशिएंट क्या होता है कि आप सारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज करके आप प्रोड्यूस कर रहे हो, या आप इनएफिशिएंट हो गए क्योंकि आप स्केर्स फैक्टर यूज़ कर रहे हो, अबंडेंट फैक्टर वाई कमोडिटी में ना यूज़ करके एक्स कमोडिटी में यूज़ कर रहे हो। इस वजह से आप वाई कमोडिटी कम प्रोड्यूस कर रहे हो, लेस देन एफिशिएंट प्रोड्यूस कर रहे हो। रिफर्ड टू एज प्रोटेक्शन कॉस्ट और डेडवेट लॉस ऑफ टैरिफ। By dividing the loss of consumer surplus by number of jobs saved in the industry because of tariff or equivalent rate of protection, we can calculate the cost per domestic job saved. क्योंकि आपका कंज्यूमर सरप्लस में लॉस हुआ है, उसको अगर आप डिवाइड करो कितने जॉब सेव हुए हैं। सेव क्यों हुए हैं? क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो कई सारे जॉब सेव होंगे इंडस्ट्री में टैरिफ के वजह से। तो उससे अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉस्ट पर डोमेस्टिक जॉब सेव्ड कितना है। वो एक तरीके से यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किया है, वो आप खुद देख के रीड करके कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अ टैरिफ ऑल्सो हैज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ़ेक्ट। ऑब्वियसली टैरिफ के वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। यू हैव बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये चीज़ जो है इम्पोर्ट कम हो रही है, एक्सपोर्ट जो है वो भी कम होगा, तो इसके वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड में अफेक्ट होगा। तो वो सारी चीज़ें समझने के लिए पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट या BOP समझना पड़ेगा। Above are the partial equilibrium effect of the tariff in a small nation, that is a nation that does not affect commodity prices by its trading. Partial equilibrium effect of the tariff imposed by large nation are more complex to analyze and are presented for more advanced student in appendix section. तो ये small nation का था, large nation का जो है वो appendix में उन्होंने शो किया है क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम ये वाले वीडियो को जो है कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन क्या होता है वो एक्सप्लेन करूँगी। चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो मैं अपलोड करती जाऊँगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।